कि दूल्हा बनना है। दाल में क्या काला है इसका पता लगाने के लिए आपने भी तो अपने घोड़े छोड़े होंगे। मुझे कोई चुनौती उस रूप में लगती नहीं है। हम अपोजिशन में भी आते हैं तो 70+ आते हैं। नारा तो यही था कि रिवाज बदलेंगे, लेकिन वहाँ की जनता ने बदला नहीं। मैंने 3.5 साल काम किया। नमस्कार, जनसत्ता बेबाक में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सतीश पूनिया जी। पूनिया जी राजस्थान बीजेपी के बड़े मजे हुए नेता हैं और अभी राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता हैं। इससे कुछ महीने पहले तक वो बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे राजस्थान में, और इससे पहले लगातार 4 बार वो प्रदेश महामंत्री रहे। इन्होंने राजस्थान से ही अपनी राजनीति की शुरुआत की और एबीवीपी में यूनिट लेवल से लेकर आज इस लेवल तक ये पहुँचे हैं। तो चूँकि राजस्थान में चुनाव की सरगर्मी तेज़ हो रही है, तो इसलिए आज पूनिया जी से हम ये जानेंगे कि राजस्थान में क्या चल रहा है। पूनिया जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले तो यही बताएं कि राजस्थान में अभी चुनाव को लेकर बीजेपी की क्या तैयारी चल रही है, कितनी सक्रिय है बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेकर पूरे तरीके से तत्पर और तैयार है। पार्टी का जो बेसिक जो कैरेक्टर है, जो पार्टी की ताकत है, जहाँ से शुरुआत होती है, क्योंकि थोड़ा सा पृष्ठभूमि में जाएंगे तो हम जनसंघ से शुरू हुए और भारतीय जनता पार्टी तक आए। उसमें जो मुख्य कारक था वो संगठन है। और भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में आज धरातल पर पूरे तरीके से पुष्ट है, मजबूत है। 52,000 बूथ तक हमारी बूथ इकाइयाँ हैं। वो एक बड़ा कारक है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि हम दूसरे की कमजोरी से नहीं, अपनी खूबी से सत्ता में आना चाहते हैं। और उसके लिए जो कारक हैं अभी तक, जो मैंने कहा संगठन, उसके बाद दूसरी बड़ी जो फैक्टर राजस्थान की राजनीति में काम करता है, न खास तौर पर 90 के बाद, वो है जो जनधारणा है, पब्लिक परसेप्शन जो है। पिछले 2 दशकों से राजस्थान की जनता तय करती है कि इस बार मैंडेट किसको होगा, जनादेश किसको होगा। वो जनधारणा हमारे पक्ष में दिखती है, कांग्रेस के विपरीत दिखती है। तीसरा पक्ष है इसमें जो मोदी जी की सरकार की जो नीतियां हैं, उनका नाम और काम, उसका प्रतिबिंब नीचे तक दिखता है। एक चौथा कारक है उसमें, राजस्थान की सरकार की जो मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ जो जनाक्रोश है, वो एक बड़ा कारण है। अभी आपने कैंडिडेट लिस्ट अनाउंस कर दिया, राजस्थान में अभी नहीं किया, तो राजस्थान में उस लेवल पर क्या एक्टिविटी चल रही है वो बताएं। राजस्थान में भी ऐसी कुछ सीट्स हैं जिनको हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन पार्टी रणनीति के नाते अभी उसको नहीं करेगी। वो समय आने पर ही उसका खुलासा करेंगे। इसलिए चुनाव की जो प्रारंभिक तैयारियां होती हैं, आप देखिए पिछले 1 साल से प्रधानमंत्री जी की 7 उनकी यात्राएं हुई हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की यात्रा हुई है, गृह मंत्री जी की यात्रा हुई है। चुनाव की तैयारी के नाते जो चीज़ें हम कर सकते थे, उसमें हमारे सभी वर्गों के सम्मेलन हो गए। जो पार्टी की एक्टिविटी के तौर पर आज 200 विधायक पूरे देश भर के, जैसे हम लोग दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, उनको एक वीक के लिए डेप्यूट किया है। वो धरातल का फीडबैक लेंगे और उसके बाद हम अपनी स्ट्रेटेजी एक विधानसभावार जो पार्टी को जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार देगी, उस आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जो पार्टी की तैयारी है चुनाव के लिए, उसके लिए पूरे तरीके से तैयार हम लोग। इसमें आपकी क्या भूमिका है? देखिए, मैं 3.5 साल पार्टी का अध्यक्ष रहा और नीचे तक उस कोविड के कालखंड में दूसरा पक्ष राजस्थान में 52,000 बूथ हैं। हम लोग 50,000 तक, राजस्थान एक अकेली ऐसी यूनिट है जिसमें फोटो युक्त बूथ समिति भारतीय जनता पार्टी की, जो पूरे तरीके से पार्टी के ऐप पे अपलोड हैं। ये एक बड़ा अचीवमेंट है कि आपकी फोटो के समेत बूथ समितियां हिंदुस्तान में, राजस्थान संगठनात्मक रूप से ऐसा राज्य है जहां इस तरीके की संगठनात्मक तैयारी चुनाव को लेके हुई है। पार्टी मुझे जो भूमिका देगी, जैसे देगी, उसके लिए मुझे उपनेता की जिम्मेवारी दी। सदन में कुछ मसले थे जिनको हमने बहुत मुखरता से उठाया। आज भी जो पार्टी काम देती है उसको हम सब लोग मिलकर करते हैं। इसलिए मेरी भूमिका के बारे में मुझे तय नहीं करना, पहले भी नहीं किया, अभी भी नहीं किया। लेकिन मतलब आपको 3-4 महीने पहले तक एक जिम्मेदारी दी गई थी अध्यक्ष की, तो ये क्लियर था। उसके बाद आपको जिम्मेदारी दी गई उप नेता प्रतिपक्ष की, ये क्लियर है। तो चुनाव को लेकर अभी आपके पास कोई क्लियर जिम्मेदारी नहीं दी गई है, ये आप कह रहे हैं? अभी किसी के पास ही नहीं, किसी के पास, यानी 3-4 तरीके के जो पार्टी में जिस प्रोफाइल के लोग हैं उनको योग्य काम दिया जाता है। तो अभी क्या भूमिका होगी वो पार्टी को तय करना है। कुछ जो तैयारियों के लिहाज से संकल्प पत्र की समिति बन गई,
प्रबंधन समिति बन गई, पार्टी में और बहुत सारे मेरे जैसे नेता हैं, समकक्ष भी हैं, बराबर के जो लोग हैं, उनकी भूमिका क्या होगी वो पार्टी को तय करना। जो भूमिका देंगे, जिस रूप से देंगे, वो सब करेंगे मिलके। राजस्थान में बीजेपी के लिए क्या चैलेंज देखते हैं आप इस आने वाले चुनाव में? मुझे कोई चुनौती उस रूप में लगती नहीं है कि, क्योंकि इससे पहले की हिस्ट्री भी ये रही है, इतिहास भी रहा है। इसलिए राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के समक्ष कांग्रेस की तरफ से या दूसरे दल की तरफ से या किसी राजनीतिक इक्वेशन के तौर पर कोई चैलेंज मुझे आज लगता नहीं। मुझे साफ दिखता है कि बीजेपी एक अच्छे मैंडेट के साथ आ रही है। तो ये तो ओवर कॉन्फिडेंस भी माना जाएगा। नहीं, कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। ये विश्वास है और विश्वास का कारण है और उसके पीछे की एक पृष्ठभूमि है। जो मैंने जितने फैक्टर बताए उसमें सत्यता है, प्रामाणिकता है और उसका आधार ये है कि हम जब सत्ता में आते हैं तो एक अच्छी मेजोरिटी के साथ आते हैं। कांग्रेस जब सत्ता से बाहर जाती है तो दुर्गति होती है। हम अपोजिशन में भी आते हैं तो 70+ आते हैं। यानी राजस्थान की जनता विचार के तौर पर, व्यवहार के तौर पर बीजेपी को अपनाती है और कांग्रेस को नकारती है, और इसलिए ये एकदम शीशे की तरह दूर से साफ दिखाई दे रहा है। देखिए, पिछले चुनाव में भी वोटों में सिर्फ 0.5% का अंतर था और सीटों में करीब 26 से ज़्यादा सीटों का अंतर हो गया। तो ये चैलेंज है इस बार या नहीं है, और है तो इसके लिए बीजेपी क्या कर रही है? देखिए, पिछले 4 चुनाव को यदि आप ठीक से एनालिसिस करेंगे तो समझ में आता है कि जो मैंने कहा उसमें सत्यता भी है और आपने ही उसको बताया है कि हमारा अंतर सिर्फ 0.5% था। कांग्रेस की सीट थी 99, यानी उनको क्लियर कट मैंडेट उस समय भी नहीं था, हमारी थी 72। ये अपोजिशन का फ़र्क है। हम जब सत्ता में थे तो वो 56 थे या 21 थे। हम जब विपक्ष में थे तो हम 70+ थे, 72 और 79 थे। इसका मतलब राजस्थान की जनता नीति, विचार और व्यवहार के नाते हमें नकारती नहीं है, कांग्रेस को स्वीकारती नहीं है। और इसलिए मेरे इस दावे का, मेरे इस भरोसे का यही प्रमाणिक आधार है कि राजस्थान की जनता के बीच में, एक तो राजस्थान की राजनीति बाइपोलर है, 2 ध्रुवीय है। दूसरा, राजस्थान की जनता राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट देती है और इसलिए यही सारी चीज़ें हैं जो बीजेपी के पक्ष में खड़ी करती है। आपकी बातों से ये लग रहा है कि जो केंद्र सरकार का काम है और प्रधानमंत्री मोदी का नाम है, उस पर आपका मुख्य भरोसा है। लेकिन ये हमने पीछे देखा, हिमाचल में बात बनी नहीं। देखिए, आप स्टेट्स को यदि अलग अलग तरीके, क्योंकि राजस्थान की हिस्ट्री अलग है और हिमाचल में जो हुआ, हिमाचल में भी नारा तो यही था कि रिवाज बदलेंगे, लेकिन वहाँ की जनता ने बदला नहीं। राजस्थान में भी वही कहानी है। राजस्थान में जो परसेप्शन की बात मैंने कही है वो एक बड़ा फैक्टर है। लेकिन ये मैंने इसलिए कहा कि मोदी जी का जब भारत की राजनीति में आगमन हुआ 2014 में, वो कहा जा सकता है कांग्रेस के खिलाफ अराजकता, वंशवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार। लेकिन 19 में जब मोदी जी आए वो परफॉर्मेंस का वोट था, 24 में जब आएंगे वो भरोसे का वोट था। अब जो मोदी जी को वोट होगा वो राजस्थान की जनता के भरोसे का वोट होगा, ये मैंने कहा। इसलिए मोदी जी का नाम और काम एक बड़ा फैक्टर है। तो आपको चुनावी साल में, जैसा आपने कहा कि बतौर अध्यक्ष आपने पार्टी के संगठन को काफ़ी मजबूत किया, तो चुनावी साल में अध्यक्ष बदलने की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, मेरा जो संगठन का, हमारा यहाँ कार्यकाल होता है लगभग 3 वर्ष का होता है, 3 वर्ष का संवैधानिक कार्यकाल होता है। और भी अध्यक्ष बदले, दूसरे प्रदेशों के भी, तेलंगाना के भी बदले मेरे साथ में। तो ये तो पार्टी का प्रिविलेज है। नहीं, जैसे आपने कहा संविधान की बात, पार्टी के संविधान की बात, तो हमने देखा लोकसभा चुनाव के समय अध्यक्ष को कंटिन्यू किया गया बीजेपी में, आपकी ही पार्टी में। फिर आपने दूसरी बात कही कि अध्यक्ष और राज्यों में बदले, लेकिन एक मैसेज तो ये जा रहा है ना कि चुनाव के साल में लीडर को बदलना, जिस तरह से कि सीएम का कैंडिडेट बदल दिया गया, सीएम बदल दिया गया चुनाव से पहले, कुछ राज्य में पहले देखा गया, तो एक मैसेज गया वहाँ भी। इसकी कोई निश्चित धारणा नहीं है और मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई सियासत होती नहीं है। पार्टी जैसा उपयुक्त समझती है, क्योंकि हमारे लिए पार्टी का संसदीय दल, पार्टी का आलाकमान, उसकी जो निर्णय लेने की, हम समझते हैं कि वो अपनी योग्यता, क्षमता के हिसाब से, प्रदेशों की ज़रूरत के हिसाब से, देश की ज़रूरत के हिसाब से निर्णय लेती है। इसलिए मुझे उसमें कुछ ऑड नहीं लगता, कोई विषम नहीं लगता। आप ये कह रहे हैं कि पार्टी को ऐसा लगा कि आपको किसी और काम में अब लगाया जाना चाहिए, इसलिए आपको उन्होंने अध्यक्ष पद। हो सकता है पार्टी ने जैसे उपनेता के नाते जिम्मेवारी दी, मैंने 3.5 साल काम किया, पार्टी स्टेट में कैंपेन के लिए मुझे ज़्यादा अवसर देना चाहती हो,
स्ट्रेटेजी के नाते देना चाह रही हो तो ये तो पार्टी तय करेगी। इसलिए जो आपने कहा कि मेरा रिप्लेसमेंट क्यों हुआ, तो ये कोई कानूनी रूप से चुनौती का मुद्दा नहीं है, ये सामान्य प्रक्रिया है पार्टी की। क्या ऐसी बातें देखने को मिली, बहुत सारे पोस्टर्स ऐसे दिखे जहाँ पर कि वसुंधरा राजे की तस्वीर उनसे गायब होती थी, तो क्या एक ये कारण है कि आपके लिए एक छवि गई कि आप सबको साथ लेकर चलने वाले अध्यक्ष नहीं हो सकते हैं, जिसका कि खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है? देखिए, राजनीति में गॉसिप का बड़ा महत्व है और उनको जगह भी है, जैसे विरोध को है वैसे ही चर्चाओं को। ये तो फैक्ट है ना कि फोटो नहीं है पोस्टर में, ये गॉसिप तो नहीं है ना? इतने बड़े लोकतंत्र में, इतने बड़े प्रदेश में, इतने बड़े देश में केवल एक क्रिएटिव की फोटो ये कोई किसी चीज़ का निर्णय नहीं करती है। वो हो सकता है समर्थक, शुभचिंतक या मित्रों के लिए कोई मुद्दा होगा, पार्टी के लिए नहीं है। राजस्थान की राजनीति में जाति का कितना महत्व है? देखिए, जो हमारे यहाँ जो वर्ण व्यवस्था है उसका एक पुरातन इतिहास है, मैं उसमें जाऊंगा नहीं। ये ठीक है कि लोकतंत्र में सभी तरीके के रंग चाहिए और अक्सर जब नेता भाषण देते हैं वो 36 कौम की बात करते हैं कि सभी वर्गों को साथ लेकर चलना चाहिए। लेकिन ये भी सत्य है कि राजनीति में जातियों का अपना एक वजूद है, उनकी एक एग्जिस्टेंस है, उनकी एक अपनी आइडेंटिटी है, उनकी एक पहचान है। हर जाति का अपना स्वाभिमान भी है और अलग अलग समय के हिसाब से उन जातियों का जो पक्ष उभर कर आता है। लेकिन देश में अनेकों बार ऐसे अवसर आए हैं जब जाति का मिथक टूटा है। आपातकाल का संघर्ष था, 77 में जनता पार्टी आई, किसी ने नहीं पूछा कौन किस जाति का है। 77 में जगदीश प्रसाद माथुर सीकर जैसी लोकसभा में सांसद बन गए। 90 के दशक में राम जन्मभूमि का आंदोलन चला, वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री बने, तो जातियों का मिथक टूटा। और इसलिए केवल एक जाति, इसका पक्ष राजनीति में हमेशा प्रभावी नहीं होता। कुछ महीने पहले जाटों का एक महासभा आपने किया था, मतलब उसमें आप, हाँ, आप उसमें शामिल हुए थे आप? हाँ, मैं शामिल हुआ था और राजस्थान में पिछले एक अरसे से, अब उसको दोनों ही कहा जा सकता है, जब राजनीतिक माहौल होता है तो जो मैंने कहा ना कि जातियों की डिमांड हो सकती है, जातियों का इनिशिएटिव हो सकता है, जाति की आइडेंटिटी हो सकती है, पहचान हो सकती है, वो अपना पार्टिसिपेशन, भागीदारी ज़्यादा चाहते हैं। और अच्छी बात यह कि ऐसी कुछ जातियां जिनकी राजनीतिक पहचान नहीं थी, उनको भी अब उत्कंठा है मेन स्ट्रीम में, मुख्य धारा में आने की। तो सभी जातियों ने सम्मेलन किए थे, केवल एक जाट समाज ने नहीं किया, सभी जातियों ने किया। और उसमें सभी जातियों में सभी जातियों के नेता अपने अपने मंचों पे गए, क्योंकि उनकी एक पहचान है, समाज में भी उनकी अहमियत है और राजनीति में भी है। इसलिए किसी जाति के मंच पे खड़ा होना जातिवाद का पोषण नहीं है, उस पहचान के साथ खड़ा होना होता है। लेकिन उस समय आपने एक ऐसे जाट नेता के साथ मंच साझा किया जिसको कि माना जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी। मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने अपनी बात कही, मैंने अपनी पार्टी की और अपने विचार की बात कही कि किस तरीके से देश में बदलाव आया, किस तरीके से हमारी कौम को तवज्जो मिली, किस तरीके से मुझे सम्मान मिला। मैंने ये कहा उस मंच पर। उनके साथ मुझे मतलब जो मेरी संज्ञान में आया था, लेकिन मैं उनके वक्तव्य के समय मंच पे नहीं था। मैं जब उन्होंने कभी कुछ वक्तव्य दिया होगा, लेकिन मैं मंच पे नहीं था। मैंने अपनी बात कही और मैं अपने काम से वापस चला गया। उनका इनविटेशन था, मैं दूसरे मंचों पे भी गया। मैं क्षत्रिय युवक संघ के कार्यक्रम में गया, उन्होंने इनवाइट किया मुझे। मैं जो ब्राह्मण महासभा का सम्मेलन था उसमें गया, कुमावत समाज में गया, नाथ समाज में गया। तो जहाँ बुलाया जाता है वहाँ जाता हूँ, नहीं बुलाते नहीं जाते। तो इतने सारे समाज के सम्मेलन हो रहे हैं जो आप बता रहे हैं, तो और आप कह रहे हैं कि जो वोट का मुख्य रूप से आप लोग उम्मीद कर रहे हैं वो विकास के आधार पर कर रहे हैं, तो ये कंट्राडिक्शन नहीं है कि हर जाति और वर्ग को आप लोग पोलराइज कर रहे हैं और उधर विकास के नाम पर कह रहे हैं वोट मिलेगा? देखिए, हमारा लोकतंत्र अनूठा है, उसमें व्यक्ति की भी अहमियत है। वाजपेयी पर्सनैलिटी थे, इंदिरा गांधी भी पर्सनैलिटी रही हैं, नरेंद्र मोदी भी पर्सनैलिटी हैं, योगी भी पर्सनैलिटी हैं। तो व्यक्ति भी कारक होता है, जाति भी कारक होती है। और जाति में जो मैंने कहा कि एक जाति से कोई पार्टी या कोई सरकार परिपूर्ण नहीं होती। आप देखेंगे तो उसमें हर जाति के लोगों को उसमें इंडक्ट किया जाता है, उनको शामिल किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि एक जाति से न कोई दल पूरा होता है, न कोई संस्था पूरी होती है, न कोई विचार पूरा होता है। और इसलिए
मैंने जो कहा कि जातियां अपना पार्टिसिपेशन चाहती है, मुख्यधारा में आना चाह रही हैं, ज़्यादा सम्मान चाहती हैं, इसलिए वो फोरम गठित करती हैं, उस पर अपनी बात करती हैं, उस पर बाकी नेता भी जाते हैं, वो अपनी बात रखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ही केवल एक जाति को कोई स्पेस है या केवल उसी के कारण कोई राजनीति में आगे बढ़ता होगा। आप देख लीजिए, इस लोकतंत्र में हर एक वोट की कीमत है, वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो, किसी भी जाति वर्ग का हो। जब चुनाव आते हैं तो लोग यही कहते हैं कि हम सबके और सब हमारे हैं। राकेश टिकैत से इससे पहले आपकी बात हुई थी, वो मंच साझा करने से पहले? मैं न पहले उनको कभी जानता था, न मेरी कभी उनसे बात हुई, और न भविष्य में भी नहीं हो सकती, क्योंकि जो आपने कहा कि मैं पार्टी के विचार से बंधा हूँ, मेरे लिए पार्टी का विचार सबसे पहले सर्वोपरि है, और इसलिए उनका अपना एक काम करने का तरीका है। हम लोग पार्टी के मर्यादा से बंधे हुए लोग। जो आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, उनका एक ये आकलन है कि जब आप जाट महासभा सम्मेलन में मंच पर गए तो वहाँ पर ब्राह्मण के खिलाफ बयानबाजी हुई उस मंच से, और उसके वजह से ब्राह्मण का एक वर्ग जो है वो नाराज़ था, और चुनाव से पहले उस नाराज़गी को दूर करने के लिए ब्राह्मण अध्यक्ष लाया गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। हम लोग देखते हैं उठने से लेके सोने तक कितने लोग कितनी जातियों के खिलाफ भी बोलते हैं और पक्ष में भी बोलते हैं। ये इस तरीके की बातें सार्वजनिक मंचों पर किसी व्यक्ति के लिए या जाति के लिए कही गई बातें भारतीय जनता पार्टी जैसे संगठन में, मैं इसको केवल पार्टी के चश्मे से नहीं, एक निरपेक्ष व्यक्ति के तौर पर भी कह सकता हूँ कि ये कोई कारण नहीं था। हरियाणा में जो अभी आपकी सहयोगी पार्टी है, चौटाला जी की पार्टी, वो भी अब आपके यहाँ ज़मीन तलाशने की जुगत में है राजस्थान में, तो इस बारे में क्या कोई बात हुई है? वो आपके साथ लड़ेगी वहाँ या अलग लड़ेगी? उसका आप पर क्या असर पड़ेगा? कुछ विश्लेषण हुआ है पार्टी में? देखिए, राजस्थान में जो मैंने कहा ना कि ये पहले कह चुका, बाईपोलर है, दो ध्रुवीय राजनीति है। यदि आप भारत के नक्शे को देखेंगे तो 3 प्रदेश स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं जहां नेशनल एजेंडा पे वोट होता है, पार्टियों के बीच में संघर्ष होता है। मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, जहां कोई रीजनल पार्टी नहीं है, जहां कोई रीजनल इशू नहीं है। तो ऐसे में दल आएंगे, पहले भी आए हैं, बहुत सारे प्रयोग हुए हैं। राजस्थान के लोगों ने पार्टियां बनाई, चले गए, दूसरी पार्टियां आई। 90 से पहले जरूर जनता दल, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, मोटे तौर पर 3 दल होते थे। कहीं कहीं कम्युनिस्ट पार्टियों का छोटा मोटा एग्जिस्टेंस होता था, लेकिन 90 के बाद में ये पोलराइजेशन बीजेपी और कांग्रेस के बीच में होता है। देश में 70 सक्रिय राजनीतिक दल हैं, उनकी अपनी एस्पायरेशन है, महत्वाकांक्षाएं हैं, उनको अपनी ज़मीन तलाशनी है, उनको अपनी टीआरपी बढ़ानी है, उनको अपना वोट परसेंटेज बढ़ाना है ताकि उनको राज्य दल के नाते, राष्ट्रीय दल के नाते मान्यता बनी रहे। तो बहुत लोग आएंगे, MIM भी आ रही है, BSP भी पहले से काम कर रही है, आम आदमी भी आ रही है, तो वैसे ही चौटाला की पार्टी आ रही है। देखिए, पहले जैसे पिछले चुनाव में भी करीब 25-26 जो सीटें हैं वो कांग्रेस और बीजेपी के अलावा बाकी पार्टियां ले गई थी 2018 में, और एक दो सीट से कांग्रेस जो है बहुमत से दूर रह गई थी। तो हर एक सीट का जिस तरह से महत्व है, उसको देखते हुए जो जाट बहुल क्षेत्र है वहाँ पर अगर एक जाट डोमिनेटेड पार्टी जाती है तो उसका भी आपने कुछ विश्लेषण किया है, आकलन, या नहीं किया है? नहीं, विश्लेषण है। जो रीजनल पार्टी हैं उनका जो कालखंड होता है बहुत छोटा होता है, क्योंकि एक लिमिटेड एजेंडा होता है, और जो मैंने कहा कि उनका ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि उनका वोट बढ़े कैसे और उनको एक मान्यता कैसे मिली रहे। उनका पहला जो एक एजेंडा है वो तो ये होता है। ये सीट टू सीट वेरी करता है, हर सीट पर उसका आकलन आज नहीं कर सकते। जब मैदान में घोड़े उतरेंगे उसके लक्षण आगे भी कायम रहेंगे, इसलिए कोई पार्टी आए, बीजेपी के सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पिछली बार जो लगभग आप बराबर वोट ला के भी सीट में काफ़ी पीछे रह गए, तो इस बार ग्राउंड लेवल पर आपने उसके लिए क्या स्ट्रेटजी प्लान की है? वो नरेंद्र मोदी का काम, केंद्र सरकार का काम छोड़ के ग्राउंड लेवल पर क्या किया है आपने? जो मैंने कहा कि पिछली बार का अंतर था 0.5%, 1.5 लाख वोटों का फर्क था। उसमें से 1 दर्जन ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी थी जो 1000 वोटों से कम से हारे। मैं 90 से हूं, तो मैं कई बार देखता हूं कि कुछ जगह हमारे लिए राजनीतिक रूप से भी और हमारी अपनी कोशिशों के कमजोरी के कारण भी और कुछ रणनीति के कारण भी 19 सीट ऐसी हैं जो हमने कभी नहीं जीती। कुल मिलाकर लगभग 48 सीट ऐसी हैं जो कभी नहीं जीती या एक बार जीती है, और परिसीमन के बाद ये लगभग 48 सीट्स हैं।
और इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो राजनीतिक तौर पर कोई निर्णय किया। आजकल आपके यहाँ वो लाल डायरी का बहुत चल रहा है, क्या है ये लाल डायरी में? धुआं है तो आग भी होगी। कहने को तो वो एक डायरी है जिसका रंग लाल है, लेकिन कांग्रेस ऐसे भड़कती है जैसे सांड को लाल कपड़ा दिखा दें, सींग मारने के लिए आता है। वो सदन में भी बाहर उस लाल डायरी से उसी तरीके से भड़के और बाहर भी। तो इसका मतलब कुछ न कुछ तो है, और कुछ न कुछ होने की पृष्ठभूमि में यह है जो बाद में सार्वजनिक जो किया गया कि उस डायरी में इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं जिसका ताल्लुक मुख्यमंत्री के बेटे, आरसीए का चुनाव, राज्यसभा के चुनाव, सरकार बचाने के दौरान जो भी सारी चीज़ें हुई हैं, वो उन चीज़ों का कहीं न कहीं लिखा हुआ है। अब उसकी प्रामाणिकता क्या है, एक ये सवाल आता है। लेकिन उसके बारे में कांग्रेस के लोगों ने, वो एक दिगर बात है कि जिसने सवाल उठाया वो अभी चुप हैं, पर कांग्रेस के लोगों ने, पूरी कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से मुख्यमंत्री के बेटे का या कांग्रेस की सरकार का या उन लोगों का बचाव करना चाहिए था, एक भी आदमी मजबूती से वहाँ डिफेंस में नहीं खड़ा था कि आखिरकार उस लाल डायरी में ऐसा क्या है जिससे सरकार डरी हुई है और घबराई हुई है। तो ये तो आपके लिए एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। तो दाल में क्या काला है इसका पता लगाने के लिए आपने भी तो अपने घोड़े छोड़े होंगे, कुछ पता चला है? नहीं, पता तो चल जाएगा, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, कि पॉलिटिकल तौर पर कांग्रेस के खिलाफ एक ऐसा पंच है जिसके बारे में कांग्रेस बैकफुट पर है। अच्छा, आपके यहाँ जैसे जो कैंडिडेट्स तय होते हैं, तो बहुत सारे चुनावों में, पिछले चुनावों में, लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, अन्य राज्यों में ये देखा गया है कि पैराशूट कैंडिडेट्स जो होते हैं किसी पार्टी से आए और उनको तुरंत टिकट दे दिया गया। इसको लेकर कई बार असंतोष भी पार्टी में देखा गया है। राजस्थान में इसको लेकर पार्टी का क्या स्टैंड है अभी? राजस्थान में तो अभी ऐसी कोई स्थिति आई नहीं, क्योंकि हमारे पास क्षमतावान, योग्य और जिताऊ उम्मीदवार पहले से रहे हैं। जब जो मैंने कहा कि वो कोई वक्त था जनसंघ का जब उम्मीदवार नहीं होते थे। 90 के बाद पार्टी राजनीतिक तौर पर मजबूत हुई, उसमें जनता दल का मर्जर हुआ, अच्छी क्षमता के लोग आए, आज वो समरस हो गए। इसलिए हमारे पास तो पिछले चुनाव में भी और इन पिछले कई चुनाव में ऐसा कोई अपवाद सामने आया नहीं कि जिसमें हमने किसी बाहरी व्यक्ति को टिकट दिया और फिर उसके कारण कार्यकर्ताओं में कोई नाराजगी हुई। राजस्थान में तो कम से कम अभी उस चीज़ से हम लोग बचे हुए। कांग्रेस के लोग बीजेपी में तो आना तो चाह रहे होंगे? आए भी हैं और भी आएंगे, आना भी चाह रहे हैं। तो ये अपने आप को साबित करता है। अभी मैं देख रहा था कि अभी शामिल हुए हमारे जो खुद अशोक गहलोत जी के सलाहकार हुआ करते थे उससे पहले की सरकार में, वो बीजेपी ज्वाइन की है। तो निष्ठा का और उस घर की कमजोरी का अपने आप में प्रमाण है कि बीजेपी के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। तो ये बीजेपी की कमजोरी नहीं, बीजेपी की ताकत है, और कांग्रेस की कमजोरी है कि लोग उस डूबते जहाज को छोड़ना चाहते हैं। तो निष्ठा का कुछ प्रसाद भी तो वो पाना चाह रहे होंगे? प्रसाद पार्टी में रहेंगे, काम करेंगे, निष्ठाओं को व्यक्त करेंगे तो प्रसाद भी मिल जाएगा। अच्छा, पार्टी के डोमेन में उसकी चर्चा नहीं है। आप लोगों की ओर से कोई इस तरह का प्रपोजल? हमारी तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं। नया अध्यक्ष बनने के बाद चुनाव से संबंधित जो रणनीति बन रही है उसमें आपने क्या इनपुट दिया है? काफ़ी काम हमने किया है, संगठनात्मक भी, राजनीतिक भी, मोदी जी की नीतियाँ, लाभार्थी, ये सब चीज़ें। पर कुछ मुद्दे तो हैं कि जिन पर हमें और अच्छे तरीके से काम करना है, या कार्यकर्ताओं को भी एकजुट करना है, या कमज़ोर विधानसभा क्षेत्र हैं उसके लिए क्या तरीका हो। तो उसके लिए हमने कुछ इंटरनली कुछ लोग डेप्यूट किए जिनके ज़िम्मे है, जीते हुए विधायक के ज़िम्मे एक हारी हुई विधानसभा है, कुछ सांसदों को भी उसमें लगाया है। तो इनपुट यही है, उनको यही दिया जाता है कि भाई धरातल पर हमारी ये सारी चीज़ें, इसमें कुछ और चीज़ें ऐड कर देंगे तो हमारी जीत और ज़्यादा अच्छी होगी, मुद्दों के लिए भी और जो व्यक्तियों के बारे में भी, रणनीति के बारे में भी यही चर्चा होती है। तो समग्र रूप से कहें कि ये चीज़ें अगर आप और कर देंगे तो जीत जाएंगे, हम सीट वार छोड़ दें, समग्र रूप से तो 5 ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपने करने के लिए कहा है जिससे कि आपकी जीत और ज़्यादा बेहतर हो सकती है आपके हिसाब से? वो मेरे ख्याल से इस मंच पर तो मैं साझा नहीं कर सकता, लेकिन
वो जहाँ हमारी जो चर्चा होती है, कुछ ऑफिशियल जो चर्चा होती है उसको तो साझा नहीं किया जा सकता, लेकिन सामान्य तौर पर जो एक कार्यकर्ताओं के बीच में जो चर्चा रहती है कि उम्मीदवारों का चयन, कोशिश ये रहती है कि उसमें एक सोशल इंजीनियरिंग रहे। जो कैंपेन है, कई बार कहीं ना कहीं उसमें कोई गैप होता है, उसको हम लोग दूर करें। जिन पब्लिक लीडर्स की डिमांड होती है और एकदम से आपाधापी होती है कि बड़े लीडर्स की किसी एरिया स्पेसिफिक में डिमांड होती है, तो सोशल इंजीनियरिंग के नाते पहले से उन लोगों को आइडेंटिफाई कर लें कि ताकि उनको हम अपने उसमें इंगेज कर लें। इसी तरीके से हमारा एक्सपीरियंस है कि हमने उत्तर प्रदेश में काम किया, हमने गुजरात में काम किया, तो हम लोग जब दूसरे प्रदेशों में जाते हैं तो हम वहाँ सीखते हैं और हम उनकी मदद करते हैं। आज हमें भी उनकी ज़रूरत है, तो इस तरीके के जो इलेक्शन स्किल वाले जो लोग हैं, अभी पार्टी ने शुरुआत कर दी, 200 विधायक अभी हमारे यहाँ आए हैं 1 हफ्ते के लिए। वो धरातल पर पूरे 1 हफ्ते रहेंगे और धरातल पर इन सारी चीज़ों का संकलन करेंगे और पार्टी के आलाकमान को रिपोर्ट देंगे। तो एक शुरुआत हो गई, लेकिन जो मैंने कहा कि कैंपेन में और ज़्यादा पूर्ति कैसे हो सकती है, कई बार सामाजिक वर्ग को प्रभावित करने वाले प्रभावी नेता होते हैं, कई बार अच्छे वक्ताओं की ज़रूरत होती है, कई अच्छे किसान नेताओं की है, कई युवा नेताओं की है, कई महिलाओं के बीच में काम करने वालों की है, कई अनुसूचित जाति और जनजाति के हैं, ट्राइबल में अच्छे ट्राइबल लीडर्स की ज़रूरत है। तो स्ट्रेटेजी के नाते कैंडिडेट्स का सिलेक्शन और उसकी प्रक्रिया, चुनाव का कैंपेन और उसमें लोगों का भागीदारी, उनकी ज़रूरत, उनकी डिमांड और उनको डेप्यूट करना, ये सारी चीज़ें हैं। अब ज़माना सोशल मीडिया का है, तो उसमें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर और ज़्यादा धारदार और आक्रामक तरीके से काम कैसे करें। तो सामान्य तौर पर चुनाव की रणनीति को लेकर जो बातें होती हैं वही चर्चा होती है अक्सर। राज्यों की अगर बात करें, केंद्रीय नेताओं को छोड़ दें, राज्य के जो नेता हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा डिमांड में कौन है राजस्थान में? देखिए, इसका तो कोई बैरोमीटर स्टेट में नहीं है। नहीं, जैसे आपने कहा ना कि जिन नेताओं की डिमांड होती है उसके बारे में भी हम इनपुट देते हैं, तो बीजेपी के सारे नेताओं के बारे में आप ये बताते होंगे, तो केंद्रीय नेताओं को छोड़कर राज्यों में से किन नेताओं की डिमांड सबसे ज़्यादा है? देखिए, हमारे यहाँ तो जो हमारी कोर कमेटी है वो इक्वली कॉम्पिटेंट है, उसमें सभी लोग शामिल हैं और सभी वर्गों के लोग शामिल हैं। तीनों केंद्रीय मंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पार्टी के और जो हमारे सीनियर लोग हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। तो वो जो हमारी कोर कमेटी है, उनकी जनता के बीच में भी अपील है, उनका एक प्रभाव भी है, लेकिन इलेक्शन के दौरान मतदाताओं के बीच में जो आकर्षण होता है उसमें बाहर के लोगों की डिमांड होती है। मसलन योगी आदित्यनाथ जी के लिए जो राजस्थान में एक डिमांड है वो रिफ्लेक्ट होती है, लोग उनको पूछते हैं। राजनाथ सिंह जी को कैंपेन के लिए बुलाते हैं, प्रधानमंत्री जी को हैं, गृह मंत्री जी को हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए लोग कई बार डिमांड करते हैं। तो जो हमारे नेशनल स्टार प्रचारक हैं उसकी इक्वली डिमांड रहती है और आए भी हैं, चल भी रहा है। पिछले अरसे जो मैंने कहा आपको कि साल में खुद प्रधानमंत्री जी 7 बार राजस्थान आए। जैसे एमपी के आपके सीएम हैं, असम के सीएम हैं। शिवराज सिंह जी का राजस्थान में अक्सर आना होता है। अभी पिछले दिनों ही कोटा और कुछ पार्ट में होके गए हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा जी के लिए भी जो प्रवासी राजस्थानियों के एक बड़ा समूह, उसके बीच में उनकी अच्छी अपील है। अब हम फ्लोर के लिए ओपन कर रहे हैं और इस बीच में कुछ सवाल इधर से भी होगा तो किया जाएगा। इसी से मिलता जुलता एक और सवाल है, क्योंकि राजस्थान में जिस तरीके से अशोक गहलोत और पायलट के बीच अक्सर मुड़ा कुश्ती चलती रहती है, तो आपको लगता है कि उन दोनों की जो आपसी मतभेद है, मुड़ा कुश्ती है, उसका भी कुछ फायदा आपको इस चुनाव में मिलेगा? बीजेपी कुछ फायदा उठा पाएगी? मैं उसको दूसरे नज़रिए से देखता हूँ। अशोक गहलोत और सचिन पायलट का विग्रह कांग्रेस के लिए तो कारण बना ही, राजस्थान की आवाम ने जो भुगता, जो मैंने कहा है कि आज राजस्थान में गवर्नेंस बिल्कुल फेल्योर है। राजस्थान में इस समय सबसे ज़्यादा अपराध हैं। क्यों? कि राजस्थान का मुख्यमंत्री राजस्थान का गृह मंत्री है, उसी की सरपरस्ती में 10,92,000 मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, 17 बलात्कार रोज होते हैं, 7 हत्याएं रोज होती हैं। क्यों? क्योंकि राजस्थान की पुलिसिंग खत्म हो गई। और ये केवल जुमला नहीं है कि राजस्थान की पुलिस को अपने ही विधायकों की जासूसी के लिए मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने उनको डेप्यूट किया हुआ है, इसलिए पुलिसिंग खत्म हो गई। उनका मकसद सिर्फ कुर्सी बचाना रहा
और उस कुर्सी बचाने के लिए पुलिस के बल का जो दुरुपयोग किया जा सकता था वो किया। इसलिए अशोक गहलोत और राजेश पायलट का जो विग्रह था उससे केवल कांग्रेस का नुकसान नहीं है, उससे राजस्थान की आवाम का नुकसान हुआ। इसलिए ये हमारी चिंता थी, इसी को बार बार हम लोगों ने कहा। और ये सत्य है कि वो दिखावा कुछ भी करें, लेकिन उनके बीच में इतनी बड़ी खाई है। वो कंपेयर बीजेपी से करते हैं कई बार, वो केवल सियासी कंपैरिजन है, लेकिन सत्यता ये है कि 2018 में अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी सचिन पायलट के मुख्यमंत्री के नारे लगे। सचिवालय के कमरों पे वो लोग झगड़े, बाड़ाबंदी उनके यहाँ हुई। इतिहास में 80 विधायकों के रूलिंग पार्टी के इस्तीफे पहली बार हुए। ये जो विग्रह की खाई है, ये किसी स्क्रीन की स्माइल से टूट नहीं सकती। वो कितने हाथ मिला लें, कितने पैर मिला लें, लेकिन दिल नहीं मिलेंगे। हमारे लिए बिल्कुल सही है कि हमारे लिए कई फैक्टर्स में वो भी एक फैक्टर है जो कांग्रेस की कमजोरी और विग्रह, वो हमारे लिए जीत के कारकों में एक कारण होगा, चाहे छोटा कारण होगा। एक चीज़ लेकिन इसी से जुड़ा हुआ ये भी है कि जो इन फाइटिंग की बात है वो बीजेपी में भी कही जाती है। कई आपके भी समर्थक आपके लिए सीएम बनने की गुहार लगाते हैं। वसुंधरा राजे के बारे में कहा जाता है कि उनका एक अपना अलग खेमा है। आपके बारे में भी कहा जाता है कि आपकी उनसे बनती नहीं है, परसेप्शन है ऐसा। और राजनीति में परसेप्शन का महत्व होता है, ये आप मानेंगे। तो इस परसेप्शन को कैसे दूर करेंगे आप? देखिए, नारे लगाने से कोई किसी को मुख्यमंत्री बनाता नहीं है। नारे दो तरीके से लगते हैं, साजिशन भी लगते हैं और भावना से भी लगते हैं। हम लोग पूरे तरीके से क्लियर हैं, चाहे अखबार में खुद छपे, सोशल मीडिया पे खुद छपे, लेकिन आज इस युग में ये संभव नहीं है कि खुद व्यक्ति तय कर ले कि दूल्हा बनना है और उसका विवाह हो जाए। तय तो उन्हीं को करना है, पार्लियामेंट्री बोर्ड को करना है, आलाकमान को करना है। इसलिए इतना इनोसेंट कोई भी नहीं है कि नारे लगाने से मुख्यमंत्री हो जाए। दूसरा, जो आपका सवाल है, हमारे यहाँ जो बाहर जो परसेप्शन या जो चर्चा अक्सर की जाती है, जो पॉलिटिकल गॉसिप भी मैं उसको कहूँगा, सोशल मीडिया भी एक कारण हो गया। कांग्रेस के विग्रह के तो तथ्य हैं, अंधा आदमी बता देगा बाड़ेबंदी उन्हीं के यहाँ हुई थी, हमारे यहाँ नहीं हुई थी। 80 विधायकों ने इस्तीफा उन्हीं के यहाँ दिया था। अशोक गहलोत और सचिन पायलट का जो झगड़ा है जगजाहिर है, उसका नुकसान भी जाहिर है। यहाँ झगड़ा आपने कहा कि बनती नहीं है, इसकी क्या एविडेंस है? कोई कारण नहीं है, अभी तक कोई सार्वजनिक बयान नहीं है। नेताओं की अनुपस्थिति और उपस्थिति, इसको कई बार नाराजगी से जोड़ दिया जाता है, या किसी सोशल मीडिया के क्रिएटिव पे फोटो नहीं होना कि सतीश पूनिया की फोटो नहीं है इसलिए समर्थक नाराज हो जाएंगे। कोई कारण नहीं है। हर चीज़ का अपना प्रोटोकॉल है, हर चीज़ का अपने तौर तरीके हैं। लेकिन ये कंपैरिजन भी कांग्रेस की तरफ से, अशोक गहलोत की तरफ से खड़ा किया गया, क्योंकि कांग्रेस का विग्रह इतना ज़्यादा था। उस विग्रह को छुपाया कैसे जाए, उसको डिफेंड कैसे किया जाए, तो कहा बीजेपी में भी झगड़ा है। वसुंधरा जी से आपकी मुलाकातें होती हैं? बिल्कुल होती हैं, क्यों नहीं होंगी। पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि मतलब हम लोग आपस में किसी का रिस्पेक्ट नहीं करते या उनकी हैसियत को कमतर आंकते हैं। पिछले 2 महीने में कितनी बार मिले होंगे? 2 महीने में जब वो पार्टी के बैठकों में आती हैं, बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं, मुस्कुरा के मिलते हैं, चाय पीते हैं, गपशप करते हैं। 2 महीने में कितनी बार ऐसी बैठकें हुई हैं? अब पार्टी की जो बैठकें हुई, 5-7 बैठकें तो हुई, कई अवसरों पर रैलीज हुई हैं, उसमें लगभग हम लोग मिलते ही हैं। प्रधानमंत्री जी की रैली हुई, गृह मंत्री जी की रैली हुई, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की हुई, पार्टी की कोर कमेटी की बैठकें हुई, मिलते हैं, उसमें पूरी हारमोनी से मिलते हैं, सद्भाव से। बैठक के अलावा और बातचीत होती है? बैठक के अलावा जरूरत लगेगी तो करेंगे और करते भी हैं। मोनू मानेसर एक नाम बहुत चर्चा में है, राजस्थान के 2 लोगों की हत्या में वो शामिल थे। सरकार के बारे में ये कहा गया है कि सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। बीजेपी का इस पर क्या स्टैंड है? आप देखिए, राजस्थान की सरकार के खिलाफ जो चीज़ें जो मैंने काउंट की, उसमें जो एक बड़ा मुद्दा है वो अपीजमेंट का, तुष्टीकरण का। और राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने इसमें पराकाष्ठा ही कर दी, और लोगों ने देखा कि रामनवमी पे प्रतिबंध लगा, हिंदू नववर्ष की रैली पे प्रतिबंध लगा,
लेकिन उसके उलट कोटा में पीएफआई की हिजाब की रैली को परमिशन देती है अशोक गहलोत सरकार। तो इस तरीके की घटनाओं का प्रोवोकेशन का ही कारण इस तरीके की घटनाएं नंबर 1। लेकिन इससे पहले इससे बड़ा मुद्दा है कानून व्यवस्था जो उससे जुड़ा हुआ है। अपराधी की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म और पंथ और मजहब नहीं होता। अपराधी अपराध करता है, उसकी पहचान वही होती है। लेकिन अपराध करता क्यों है कि जब पुलिस का इकबाल खत्म होता है, और मैं कह चुका कि राजस्थान में पुलिसिंग खत्म हो गई, राजस्थान में अपराधों को रोकने के लिए जो प्रक्रिया होनी चाहिए वो खत्म हो गई, राजस्थान की गवर्नेंस की फेल्योर है, राजस्थान की इंटेलिजेंस की फेल्योर है। और यही कारण है कि कन्हैयालाल जैसे व्यक्ति का उदयपुर में गर्दन सर काट के उसका धड़ से अलग कर दिया जाता है। उसके बराबर थाने में और पुलिस से प्रोटेक्शन मांगने के बाद, लिखित में देने के बाद भी उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है। तो इसलिए इस तरीके की घटनाएं होती हैं। बाद में उन घटनाओं को धार्मिक या राजनीतिक रूप से रंग दिया जाता है। लेकिन इसमें सबसे पहला जो कारण है वो है कानून व्यवस्था की कमजोरी। यही बात जो आपने राजस्थान के बारे में कही, ठीक ऐसा ही हरियाणा में है। राजस्थान में जो आपने कांग्रेस के लिए कहा, वहाँ ये यहाँ बीजेपी के लिए लागू होती है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इसका ताल्लुक कुछ पार्ट राजस्थान से भी है, कुछ हरियाणा से भी है। जिस क्षेत्र का हम जिक्र कर रहे हैं वो मेवात है। मेवात में क्या कुछ नहीं होता ये सबको पता है। लेकिन ये घटनाएं राजस्थान में या राजस्थान के बॉर्डर पर केवल जब कांग्रेस की सरकार राजस्थान में होती है तो ही घटित क्यों होती है? उसका कारण मैंने कहा कि प्रोटेक्शन जो है, अपीजमेंट जो है, उसका एक बड़ा कारण है कि उनको यहाँ से पूरी शय मिलती है, पूरी शेल्टर मिलती है, और यही उसका कारण है। कांग्रेस अपीजमेंट तो करती है, लेकिन जैसे जो दंगे के आरोपी है, चाहे बलात्कार के आरोपी है, जेल से छूटने के बाद उनको हार पहने के स्वागत तो नहीं करती है कांग्रेस वाली। देखिए, मेरे ख्याल से इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि वो तो एक एक्सेप्शनली कुछ चीज़ें होंगी, मैं उस पर ज़्यादा जाऊंगा नहीं। लेकिन ये तो प्रमाणिक सत्य है कि कोटा की उस हिजाब की रैली को जिसमें तलवारें लहराई गई, तो दहशत में कौन नहीं आएगा? तलवारें तो रामनवमी के जुलूस में लहराई जाती हैं। मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ को कहाँ पे लिखा है कि हिजाब रैली नहीं हो सकती है? नहीं तो रामनवमी पे क्यों प्रतिबंध लगाया? रामनवमी पे क्यों प्रतिबंध लगाया? ऐसा तो है नहीं कि हर जिले में लगाया होगा। 17 जिलों में, बाकी जिलों 144, हिंदू नववर्ष, रामनवमी, तो आप फर्क तो आप ही कर रहे हैं ना। कोटा में ऐसा क्या था, क्यों परमिशन दी? मणिपुर में जो हो रहा है, आपका वास्ता उस राज्य से नहीं है, लेकिन एक नागरिक के तौर पर मणिपुर में जो हो रहा है उस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, मणिपुर पर खुद प्रधानमंत्री जी कह चुके, इसलिए उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। लेकिन देखिए, दो समुदायों में जब एक सामाजिक संघर्ष होता है, वर्ग संघर्ष होता है, तो उसको जायज़ कोई भी नहीं ठहराएगा। उसकी सबने निंदा भी की है, और मुझे लगता है कि उस पर कांग्रेस ने जो ओछी सियासत की है उससे ज़रूर बचना चाहिए कि उन्होंने उसको आग को कम करने की बजाय उसको प्रोवोक करने का काम किया। उन्होंने सियासी रोटियां सेकने का काम किया। वहाँ भी अपीजमेंट हो रहा है आपके हिसाब से? कहाँ? मणिपुर में अपीजमेंट हो रहा है? देखिए, मणिपुर एक अलग केस है, लेकिन आप ये देखिए, नॉर्थ ईस्ट में केवल मणिपुर नहीं, एक समय था कांग्रेस की रिजीम में कि जब पूरे 7 स्टेट्स में पलायन होता था, घुसपैठ होती थी, वर्ग संघर्ष होता था, सेना और लोगों के बीच में संघर्ष होता था, पुलिस और लोगों के बीच में संघर्ष होता था। भगवान न करे कि उस पर किसी की बुरी नज़र लगे। मणिपुर में मानता हूं कि अशांति है, लेकिन वहाँ शांति निश्चित रूप से होगी। पुनिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सवालों का जवाब देने के लिए। धन्यवाद, अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर।